ट्रम्प की जो है ना, एक वर्ड इस्तेमाल करते उसकी हवा निकल गई है। और गैस की वैसे ही कमी है। अ, इस सारी जगह तो ट्रम्प की भी गैस आई थिंक कम हो गई है, बिकॉज अभी जिस प्रकार के भाषण आ रहे हैं ट्रम्प के, वो नेटो को ये एक्यूज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, वो एक इंडिकेटर है हमको, एक इंडिकेशन मिलता है कि कल वो क्या बोलने वाले। जी। बिकॉज कल का दिन बहुत अहम होगा। आई थिंक 7 से 7:30 बजे मॉर्निंग में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अर्ली मॉर्निंग। और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे टीवी चैनल्स पे उसको एनालाइज करने के लिए। अब जो लगता है मुझे, एक सिचुएशन जो अभी डेवलप हो रही है, वो एक सिचुएशन ये है कि डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है ट्रम्प के ऊपर। अब पहले मैं इंटरनल की बात करता हूँ, उसके बाद मैं एक्सटर्नल आपका नेटो वाला क्वेश्चन लेता जी सर। हूँ। डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है इंटरनली, और जो उसके अपने लोग हैं, जो उसका मागा बेस है, वो भी उसके विरुद्ध बात कर रहा है। दूसरा, जो ट्रम्प के मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो ट्रम्प की भाषा नहीं बोल रहे। और आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक उनके थे जनरल, जिसने रिजाइन किया बिकॉज वो जिस तरीके से पीट हेक्सत उनको डायरेक्शंस दे रहे थे, और जिस तरीके से उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल रहा था, या कोई इस प्रकार का एक कंजीनियलिटी नहीं मिल रही थी कमांड में, तो छोड़ दिया कमांड को। और फिर उनके बाद 3-4 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने रिजाइन किया। अब बहुत चीज एक सामने आ रही है कि ये जो खरग आइलैंड का जो ऑपरेशन है, जो यहाँ पे इतने सारे मरीन्स को लेके आए, देखिए कहाँ से इनको लेके आए। ओकिनावा आइलैंड्स में ये लोग डिप्लॉयड थे जापान के पास, उसको वहां से ये इसको मरीन्स को लेके आए, अपनी एयरबोर्न डिविजन्स को लेके आए। और जो इसको इस्तेमाल तो कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये एक मिलिट्री एनालिस्ट की तरह मैं बोलूं, अगर मैं अपने सोल्जर्स को एक थिएटर ऑफ वॉर में लेके आता हूं, तो मैं उनको वेट नहीं कराऊंगा। सरप्राइज और डिसेप्शन एक नाम की चीज है। बल्कि मैं अनाउंस भी नहीं करूंगा कि मैं लेके आ रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन मैं उनको वहां पे एम्प्लॉय कर दूंगा। तो जब आप अनाउंस करते हैं ना कोई चीज को कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं यहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, तो आपके कार्ड्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो दुश्मन ने भी आपको जवाब दे दिया कि हमारे 6 लाख सैनिक आपके लिए तैयार है, घुसो आप 10,000 के साथ। तो बोटियां बना देंगे आपके लोगों की वहां पे, बिकॉज वो चीज बहुत साफ है कि और दूसरा, अब एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल में अब देखिए ट्रम्प आइसोलेट हो चुका है। जी। आज जो आपके इटली में, सिसिली में जो इनका एयरबेस है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को परमिशन नहीं मिली है। एक स्टेजिंग एरिया होता है वो, नॉर्मली नेटो कंट्रीज का एक स्टेजिंग एरिया है वो मिडिल ईस्ट के लिए। तो वहां पे उसको परमिशन ट्रम्प को नहीं मिली। स्पेन ने बहुत तीखे वर्ड्स में ट्रम्प की निंदा करी है। जर्मनी नहीं है उनके साथ। तो अब क्या है कि ये जो नेटो अलायंस है, मुझे लगता है नेटो अलायंस टूटेगा नहीं। देखिए, एक प्रेसिडेंट, ये अलायंस एक स्ट्रेटजी है, एक सोच है, एक मजबूती देता है वेस्टर्न ब्लॉक। और खास तौर पे अगर आप रशिया और चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको एक अलायंस चाहिए होगा नेटो जैसा। और नेटो भी ये इंटरेस्टेड है इस अलायंस में रहने के लिए, बिकॉज बाकी भी कंट्रीज अगर आप देखें तो उनके पास ताकत नहीं है। उनके पास उस टाइप की फौजें, मे भी 10-15 साल बाद आप जब उनकी फौजें तगड़ी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, उस टाइम पे वो सोच सकेंगे। अभी तो वो नहीं सोचेंगे। और
ट्रम्प को भी उनकी जरूरत है। आज मैं आपको बता दूं, देखिए ट्रम्प जो है, ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द वन हु ब्रोक नेटो। एंड ट्रम्प के लिए वो एक, और वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा होगा, और उसको कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके लिए, वो अकेले नहीं कर सकता ये। बिकॉज these are issues which are concerning collective security of the region, और खास तौर पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो एंटायर एरिया है, जो वहां पे अपने आप को हेजिमोन अगर इसने बनाना है, तो ये इस लाइन से बाहर नहीं आ पाएगा। और लास्ट पॉइंट अभी एक मेरा, मैं इसको एक एक इंफॉर्मेशन अभी आई थी तो मैंने सोचा मैं ऐड कर देता हूँ। जी उसके बिल्कुल सर। बाद ग्रुप कैप्टन साहब अपना इसको एनालिसिस करेंगे। ईरान में भी लीडरशिप प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, और पेजेश्कियान की बात आईआरजीसी नहीं मान रहा है। और जिस तरीके से पेजेश्कियान एक रिकंसिलेशन मोड में जा रहा है कि ओके समझौता कर लेते हैं यूएस से और इस लड़ाई को खत्म करते हैं, आईआरजीसी ने साफ मना कर दिया पेजेश्कियान को कि इसको वी डोंट एक्सेप्ट एनी सीज फायर एंड वी विल कंटिन्यू टू फाइट जब तक हमारी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर बात नहीं आएगी। और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, ये जो टोल का मामला शुरू हुआ है, ये मजबूरन इसको पेजेश्कियान को पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल लेना पड़ा, बिकॉज ये आईआरजीसी की डिमांड है। और एक आईआरजीसी इज लाइक अ हार्ड लाइनर, जैसे आप बोलते हैं कंट्री में कोई आपका जो हार्ड लाइनर होते हैं, जो आपके राइट विंग टाइप पीपल, तो ये एक हार्ड लाइनर अप्रोच ले रहा है ईरान के लिए। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है आज भी। अगर आपने इसको, अराबची का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वेस्टर्न चैनल में उसका इंटरव्यू आ रहा था, अभी यूट्यूब में आ रहा था, मैं अभी सुन रहा था, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अराबची ने बोली, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, दैट वी आर प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर अनदर 6 months। हम इस लड़ाई को, हम इस स्टेज पे हम इंटरेस्टेड नहीं है रुकने के लिए। और दूसरी चीज उसने बोली है, उसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि आपके लोगों से बातचीत हो रही है, तो ही सेज के कौन से लोगों से बातचीत हो रही है? इसको ईरान में तो कोई बातचीत नहीं कर रहा है यूएस के साथ। ज्यादा ज्यादा इसको अराबची ने बोला है कि इसको मैसेज कन्वे हो रहे हैं। इसको मैसेज कन्वे होने का मतलब ये थोड़ी है कि बातचीत हो रही है। बिल्कुल, उनका कहना है आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ हाँ, पाकिस्तान से मैसेज आ रहा है, इजिप्ट वगैरह, जो एक इन लोगों ने 3-4 कंट्रीज का एक ड्रामा कर दिया है। आई मीन वो तो एक ड्रामा ही है, उसको उसको ट्रंप ने किया है ये सारा ड्रामा। बिल्कुल। और जो ट्रंप ने इसलिए किया है, इसको वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि बातचीत हो रही, बिकॉज पाकिस्तान तो जो बोलेगा वो इस करेगा। तू बैठ जा, मैं इसको बैठ गया, तू खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। वो एक एक गाना होता था हिंदी इसको मूवीज का, उसी हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है। तो बिल्कुल सर। तो ये अभी सिचुएशन आप देखना, कल मॉर्निंग में ट्रंप इसको यहां से निकलने की कोशिश करेगा। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि इजराइल इस लड़ाई से नहीं निकलेगा, बिकॉज इजराइल ने ऑलरेडी अपना लेबनान में फ्रंट खोल दिया है। यहां पे बेशक इजराइल की हरकत कम हो जाएगी इस ईरान के मामले में, बट वो इसको लेबनान की लड़ाई नहीं छोड़ने वाला। आप देखिए, बिकॉज सीरिया में उसने क्या किया, यही किया, और यहां पे ये किया। वो इस लड़ाई को नहीं रोकने वाला। हिजबुल्लाह के साथ ही लड़ाई चलेगी और कुछ महीनों तक चलेगी। मैं इतना आगे नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट एटलीस्ट 3-4 महीने तो लड़ाई चलेगी वहां पे। जिस तरीके से वहां पे फौजें पहुंच चुकी हैं, गांव को खाली कराया जा रहा है, जितने भी बॉर्डर के गांव हैं सारी घरों को नष्ट किया जा रहा है, लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में डाला जा रहा है।
वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अभी शायद वर्ल्ड की नजर उसको वहां पे नहीं गई है। एक मॉर्निंग में एक इंटरनेशनल चैनल में मैं था और हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आने वाली है, जैसे गजा में आई बिल्कुल कोचर सर। रेफ्यूजी, इस टाइप की प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, आपके पास आएंगे सर। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, कोचर सर ने जो अभी कहा था कि ईरान में जो वहाँ का सत्ता है, वहाँ का शासन है, उसके अंदर भी थोड़ा अंदरूनी खींचतान दिख रही है। और तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट भी है, वो दावा कर रही है कि जो ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था है IRGC, जो इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और सर्वोच्च नेता की दिशा निर्देशों पर ही काम करती है, IRGC ईरानी राष्ट्रपति को नए सुप्रीम लीडर से मिलने नहीं दे रही, ऐसा तेहरान टाइम्स का दावा है। क्या आपको लगता है कि ईरान में ऐसा कुछ अभी हो रहा होगा? और इस बयान के बाद, इस रिपोर्ट के बाद, ट्रंप का वो दावा भी बहुत मजबूत हो जाता है पिछले हफ्ते में, जब ट्रंप ने कहा था कि ईरान के कुछ समझदार नेताओं से हमारी टीम बात कर रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान के वो समझदार नेता ईरानी राष्ट्रपति हो और ट्रंप की टीम उनसे बातचीत कर रही हो और IRGC को ये चीज पसंद ना हो? वैभव जी, सबसे पहले तो किसी भी युद्ध के दौरान जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये डेमोक्रेसीज में भी होता है। आमतौर पर जब पीस टाइम होता है तो मिलिट्री जो है बैरक्स में रहती है, पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कहीं पे भी युद्ध लग जाता है तो पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्वॉल्व होता है लड़ाई कंडक्ट करने के लिए, और मिलिट्री लीडरशिप को पॉलिटिकल लीडरशिप से रोज एक इंडिकेशन चाहिए होता है कि अब युद्ध को किस दिशा में ले जाएं। तो मिलिट्री की ताकत हमेशा युद्ध के माहौल में बढ़ जाती है। अगर आप देखें 1965 वॉर, जनरल JN चौधरी थे आर्मी चीफ। युद्ध के दौरान बहुत नजदीक चले गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आया था। अगर आप 1971 की वॉर देखें तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। युद्ध के दौरान और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बहुत इनर सर्कल में आ गए थे, ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं था। अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखें, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी चैनल को खोल लीजिए, और तो और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के बयान देख लीजिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी भी देख लीजिए। सिंदूर के दौरान आपको सिर्फ जनरल्स, सर्विंग जनरल्स नजर आते थे बयान देते हुए। वैभव जी, ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं पसंद करती है। इनको बहुत तकलीफ हो जाती है ब्यूरोक्रेसी को जब ये देखते हैं कि जनरल्स जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलजुल रहे हैं। ऐसा ही कुछ ईरान में भी माहौल है। देखिए, युद्ध का माहौल है, तो IRGC शुरुआती दौर से ही एक पॉलिटिकल फोर्स रही है। ये मैं बताना चाहता हूं कि ईरान में स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, 1979 के पहले शाह ऑफ ईरान थे, तो ईरान की आर्मी शाह ऑफ ईरान के बहुत क्लोज थी। तो शाह ऑफ ईरान के समय में ईरान के अंदर जितने आंतरिक विरोध हुए उन सबको ईरान की आर्मी ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया 1979 के पहले। 1974 से 1976 के बीच में वहां पर ये भावना अचानक से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई कि शाह ऑफ ईरान अमेरिका की जेब में बैठे हैं और ईरान के कच्चे तेल के पूरे व्यवसाय को उन्होंने अमेरिकन कंपनियों को हैंडओवर कर दिया है। ये भावना बढ़ते बढ़ते ही फाइनली 1977, 1978, 1979 में जो इरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसमें जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थे उनको ईरान की आर्मी ने दबाया। ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसे ही वहां आयतुल्लाह खामेनी आए, रेवोल्यूशनरी पावर्स सत्ता में आई, सबसे पहले उन्होंने ईरान की आर्मी को काट छाट के एक तरफ कर दिया, क्योंकि उनको डर था 1979 के रेवोल्यूशन के बाद खमेनी और उनके जो एडवाइजर्स थे उनको डर था कि ईरान की आर्मी जो कि शाह ऑफ ईरान की लॉयलिस्ट है वो फिर से काउंटर रेवोल्यूशन करके
खोमेनी की जो सरकार है उसको उल्टा ना कर दे और फिर से ईरान की आर्मी, जो कि शाह ऑफ ईरान की लॉयलिस्ट थी, वो उस अमेरिकन लोगों को सत्ता में ले आए। इतना पृष्ठभूमि के जानने के बाद मैं बताना चाहता हूं, अब उन्होंने बनाई ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। आईआरजीसी को शुरुआती दौर में खड़ा ही इसलिए किया गया एज ए काउंटर बैलेंस टू ईरानियन आर्मी। और आईआरजीसी को शुरुआत से ही दो चीजें थी, एक धार्मिक थियोलॉजिकल थियोसॉफिकल इंडोक्ट्रिनेशन, और दूसरा आयतुल्लाह खमेनी के प्रति पर्सनल वफादारी, व्यक्तिगत निष्ठा। तो आईआरजीसी जैसी पावर में आई, उन्होंने दो तीन चीज किए। एक तो आर्मी को पीछे छोड़ दिया, आईआरजीसी ने जानबूझ के ईरान की एयरफोर्स को भी एक तरफ हटा दिया, आईआरजीसी ने जानबूझ के ईरान की नेवी को भी एक तरफ कर दिया। और आईआरजीसी एक पॉलिटिकल पावर 1979 से ईरान में है। ईरान की प्रेसिडेंट जो हैं कभी भी 1979 के बाद प्रेसिडेंट का रोल अदा नहीं कर पाए। आईआरजीसी हमेशा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती रही, सुप्रीम लीडर हमेशा आईआरजीसी के थ्रू ईरान चलाते रहे। 1979 के बाद प्रेसिडेंट की औकात कुछ ऐसी हो गई जैसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे आप करंट प्रेसिडेंट की बात करें या इसके पहले भी जितने प्रेसिडेंट थे। सब जो प्रेसिडेंट थे उनमें पेजेश्कियन की हालत इसलिए भी कमजोर है क्योंकि राष्ट्रपति पेजेश्कियन आयतुल्लाह खामेनी के कैंडिडेट नहीं थे, ये समझना पड़ेगा जी। आयतुल्लाह खामेनी के जो कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त वो हार गए थे। तो जब पेजेश्कियन सिलेक्ट हुए तो ये चीज खामेनी को पसंद नहीं आई, आईआरजीसी को पसंद नहीं आई। ये मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.